So hello everyone, welcome to Focal IS once again. This is Abhishek and this is going to the first class on Industrial Relation Code 2020, and this class is meant for your upcoming UPSC, EPFO, EOAO and APFC examination which is scheduled on 30th of November 2025. So the question is कि आपका भी होगा मेरा भी होगा, that is the 60 days that we have is sufficient for this examination कि हम इसको क्लियर कर पाएंगे या नहीं. So इस चीज को, इस क्वेश्चंस को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझा सकता आपको, नाइदर मी नॉर एनीवन एल्स. तो आपको पता है, इफ यू आर एन सीरियस यूपीएससी और एसएससी एस्पिरेंट्स, दोनों केसेस में यू हैव अ लेवरेज. कैसे? तो इसका सिलेबस आपको जानना बहुत जरूरी है. सिलेबस क्या है? तो इसको हम तीन पार्ट में 33.33% के हिसाब से अगर कंप्लाई करें, यानी वन थर्ड के हिसाब से कंप्लाई करते हैं, ठीक है, ये परसेंटेज टर्म्स में ले रहा हूँ, आप वन थर्ड लिख रख सकते हो. तो एक पोर्शन है जो कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, दूसरा इसमें है आपका इंग्लिश का नॉलेज, तीसरा है आपका कंप्यूटर. ये तीन सेक्शन है, ठीक है. मैथ्स और रीजनिंग से मिला के यूल गेट 20 के आसपास क्वेश्चन, इंग्लिश में यूल गेट 20 क्वेश्चन, यहाँ पे यूल गेट 10 क्वेश्चन. तो टोटल क्वेश्चन वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस सेक्शन इज 50, अराउंड 50 है ना. लमसम अगर हम ले रहे हैं तो 50 क्वेश्चन के आसपास हमें यहाँ मिल जा रहे हैं. 45 टू 40, 33% आप लोग 120 का 40 क्वेश्चन हम रख रहे हैं. यही जो सेम है, ये वाला एरिया आपका है, इसको हम जीएस के लिए रख ले रहे हैं. यहाँ पे भी 35 टू 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना. एंड नाउ दिस एरिया ये सबके लिए नया है, वेदर यू आर यूपीएससी, एसएससी, किसी भी तरह के आप एस्पिरेंट हो, ये सबके लिए नया है. तो यहाँ पे क्या है आपका? इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है और ऑडिटिंग है. ये चार चीजें हैं. तो ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हो, तो ये पोर्शन जो है आपका एसएससी और बैंकिंग वाले, इनके लिए एक इजी चंक हो जाता है, ठीक है. जीएस भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है. उसी हिसाब से अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तब भी, और क्योंकि सीसैट इज नॉट एनी मोर इजियर नाउअडेज, तो आपका ये पोर्शन भी उसी तरह से तैयार है. मतलब ये 100% अश्योरिटी नहीं है कि आपका जो है इसमें से 45 क्वेश्चन या 90% एक्यूरेसी होगी, बट हाँ 60-70% की एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग, राइट. हमको क्या ऑल टुगेदर करना है? हमारा जो मेन एम है वो ये एरिया को टैकल करना है. ये एरिया हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं है. इंग्लिश हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर छोड़ नहीं सकते, मैथ्स रीजनिंग छोड़ नहीं सकते. जीएस में हम पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये तीन चीजें हमको करके जाना है. तो ये आपका सिलेबस है मोटा माटी, है ना. मोटा माटी टर्म आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, हाँ ठीक है. तो इन टोटल दिस इज योर सिलेबस. तो हमारा क्या तरीका होगा, व्हाट विल बी द अप्रोच, कि जिससे हम इसको टैकल करें या आगे बढ़ें इस एग्जामिनेशन की तरफ. तो हम यही करेंगे कि हम पहले आपका ये जो सेक्शन जो किसी के लिए कॉमन नहीं है उसको जो है टैकल करने की कोशिश करेंगे, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और ऑडिटिंग और इंश्योरेंस. ये चार सेक्शन को सबसे पहले हम कवर करेंगे. एंड दिस इज अ क्रैश कोर्स ऑफ 60 days फॉर योर यूपीएससी, यूएओ और एपीएफसी एग्जामिनेशन, ठीक है. ये क्रैश कोर्स है और दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अक्टूबर. पहले अक्टूबर से ये फुल डिटेल में स्टार्ट हो जाएगा. नाउ तो इसमें हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड करेंगे. हमारी एक वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसकी डेफिनेशन हमने डिटेल में बताई है. वहां से यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चन, उसके अलावा वहां से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है. इसमें जो डेफिनेशन वाले में है, एक पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम आईएलओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ को डिटेल में डिस्कस करना है.
अभी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमको पता है कि हमारे पास मोर देन 40 जो है लेबर लॉस थे इन इंडिया हैं बेसिकली अभी भी, क्योंकि ये जो नए लेबर कोड्स आए हैं 4, अभी ये फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बिकॉज लेबर इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो इनमें दोनों को अधिकार है, बोथ हैव द राइट्स, स्टेट और यूनियन, कि वो अपने अपने मॉडिफिकेशन के हिसाब से अपने स्टेट में इन लेबर कोड को इम्प्लाई करें। नाउ इतना बड़ा कंट्री है, 36 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला के टोटल है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज में तो केंद्र सरकार कर देगी, बट स्टेट्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन स्टेट्स अपने हिसाब से करता है, तो ये अभी फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। और यही रीजन है कि 2023 का जो आपका पेपर हुआ यूओ और एपीएफसी का, इसमें पुराने और नए लेबर कोड्स दोनों पूछे गए, लेबर लॉज और नए कोड्स से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो इस बार भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका जो आपका स्टैंडर्ड मार्केट में या अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स पे लोग पढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको पुराने कोड्स पहले पढ़ा रहे हैं, पुराने लॉज पढ़ा रहे हैं, देन नए कोड्स पढ़ा रहे हैं। मेरा तरीका ये होगा कि जैसे मैं ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 पढ़ाऊंगा, अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में हमको पता है 2020 में कि 3 जो है लेबर लॉज जो है सब्ज्यूम किया है गवर्नमेंट ने। कौन कौन सा है? तो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, एक ट्रेड यूनियन एक्ट है और एक स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, ठीक है। ये तीनों को सब्ज्यूम करके ये नया कोड बनाया है 2020 में। तो ये 2020 वाला कोड डिटेल में पढ़ेंगे, और हाउ दिस कोड इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर, इन दो तीनों एक्ट्स में क्या क्या डिफरेंट है, उनमें से जो छोटी छोटी बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे इन लेटर कोर्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन 3 वीडियोस में खत्म होगा। तो आपको पता है कि इन 2020 गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सब्ज्यूम कर दिया है, एमलगेट किया है 20 लेबर लॉज को इनटू 4 लेबर कोड्स को, सो दैट चीजें आसानी से की जा सके, आइदर कंपनी के पार्ट पे हो, ट्रेड यूनियन के पार्ट पे हो या गवर्नमेंट के पार्ट पे हो, सबके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इंश्योर वेज सिक्योरिटी करेगा, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी टू 50 करोड़ वर्कर्स। ये डेटा भी याद रखना कि इन इंडिया 50 करोड़ वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, ये लोकसभा में कब आया, पास हुआ 22 सितंबर 2020 को। डेट कई बार हो सकता है पूछ ले एमसीक्यू में। राज्यसभा में जस्ट एक दिन बाद 23 सितंबर को प्रेसिडेंट का असेंट मिला है 28 सितंबर 2020 को। वी ऑल नो कि दिस लेबर कोड, लेबर इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, जिसके पास, जिसमें आपका केंद्र यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास राइट्स होते हैं कि हम इसको अलग मॉडिफिकेशन के साथ इस कोड को इम्प्लाई कर सकें। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग, ये दिस इज माई WhatsApp number 7827530282 and this is the program crash course है for your UPSC APFC, और इसमें आपको क्लासेस YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है। सारी क्लासेस नहीं, बट ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज वाली क्लासेस, ये इसकी कोई चार्जेस नहीं है, YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी। बट इफ यू वांट PDF ऑफ दीज क्लासेस देन यू वुड हैव टू पे फॉर 999 रुपीज ऑन दिस नंबर। तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी मीडियम से पेमेंट कर सकते हो, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके रिसीट शेयर करो। आपको डेली PDF अपडेट प्लस आपको 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जो टेस्ट पेपर हैं 120 के हिसाब से 1200 क्वेश्चंस, जो कि आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस और ऑडिटिंग, इन पे बेस्ड होंगे 1200 क्वेश्चंस, और ये एकदम ऑल टुगेदर न्यू होंगे, ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए 999 रुपीज यू नीड टू पे ऑन दिस नंबर, और बाकी वीडियो सिर्फ आपको देखनी है, वीडियो से आपका काम चल जा रहा है, तो ये हमारे YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। दिस इज ऑल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फोकल IAS, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करवाएंगे साथ में। ये तो रही बात कि कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, अगर जो है ये कोर्स आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें फ्री मिलेंगी, बट जो आपकी हिस्ट्री, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी पे किस तरह का वो होगा, क्रैश कोर्स होगा शॉर्ट में, कि वो सारी चीजें, प्लस जो है इकोनॉमी, इनकी जो वीडियोस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पड़ेंगी। जो लोग ये सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको ये चीजें आपको डिटेल में शेयर की जाएंगी। क्लासेस आपकी डेली होंगी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे
को ऑफ रहेगा, संडे पहला संडे आपका ऑफ है, सेकेंड संडे से जो है आपको ये टेस्ट पेपर मिलेंगे। सो दिस इज ऑल द मॉड्यूल दैट वी आर प्रोवाइडिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। अब हमको पता है कि कोई भी एक्ट होता है, ठीक है, कोई भी एक्ट होता है, अभी इस पे बात करेंगे आगे कि क्या क्या ये सेकंड नेशनल कमीशन लेबर में क्या बोला है, कैसे बोला है। कोई भी एक्ट होगा तो उसमें शेड्यूल्स होंगे, तो कई बार शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछेगा, सेक्शंस होंगे, ठीक है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्ट्स होंगे। तो ये सारी चीजें हम देखते चलेंगे, जहां पे कोई शेड्यूल इंपॉर्टेंट होगा, सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। अच्छा, तो ये जो लेबर कोड्स हैं, इनके ऊपर रिकमेंडेशन आई थी सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ठीक है। अब ये सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, याद रखना। ये फॉर्म हुआ था 1999 में। दैट कमीशन हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द ईयर 2002। क्या इनका मोटिव था? टू इम्प्रूव ईज ऑफ कंप्लायंस एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लॉज। इट रिकमेंडेड द कंसोलिडेशन ऑफ सेंट्रल लेबर लॉज इनटू ब्रॉडर ग्रुप सच एज। तो इन्होंने 5 ग्रुप में जो है रिकमेंड किया था, लेकिन ये फाइनली जो इनको इनका जो अमेलगेशन हुआ है, या कह लो कि इनका जो कोडिफिकेशन हुआ है, ये 4 नए लेबर कोड्स में हुआ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन वेजेस एक्ट, सोशल सिक्योरिटी एक्ट एंड ऑपरेशनल सेफ्टी एक्ट, ये 4 में हुआ है। इन्होंने 5वां वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन कोड का भी बात किया था, जो कि ये 4 कोड्स में हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है? अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट है 2002 में। इस जो लेबर कमीशन जो रिकमेंडेशन थी सेकंड नेशनल लेबर कमीशन की, इसका हेड कौन था, ये आप कमेंट में बताओ, ठीक है। पहला लेबर कमीशन कब आया था, ये भी आप बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए 2 एमसीक्यूज हैं कि जो सेकंड लेबर कमीशन है, इसका चेयरमैन कौन था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड लेबर कमीशन एंड हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लेबर कमीशन। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जैसे कि मैंने बात किया, 2020 इज द एमलगेशन ऑफ द 3 अर्लियर एक्ट्स। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, इसमें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है। तो आपके दिमाग में, जहन में प्रश्न आएगा कि वो इज स्टैंडिंग ऑर्डर। तो कोई भी इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री है, तो उसके फ्लोर पे क्या क्या होगा, क्या क्या प्रोविजंस हैं, किसके लिए? वर्कर्स के लिए। और जो मैनेजमेंट है, उसका क्या क्या रोल है, क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा, इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक बोर्ड लगाया जाता है। बोर्ड लगाया जाता है, इस बोर्ड में सारी चीजें लिखी होती हैं, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। दिस इज व्हाट स्टैंडिंग ऑर्डर इज। और नए जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, ये मैंडेटरी हो गया है विद 300 वर्कर्स, ठीक है। आगे ये सारी चीजें हम देखेंगे। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, आईडीए। ये ईयर्स भी याद रखना, ठीक है। जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 का एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने जो जब शुरू में स्टार्ट किया था तो बताया। एक वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें ट्रेड यूनियन का इंडिया में जन्म कैसे हुआ, ट्रेड यूनियनिज्म कैसे स्टार्ट हुआ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कब से स्टार्ट हुआ है, ये करेंगे जब हम ये वाले पुराने वाले एक्ट करेंगे इस कोड के बाद में, तब देखेंगे, ठीक है। चलिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो ये जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री है ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने नई दिल्ली में 29 सितंबर को ये गैजेट में इन्होंने अपना इसको डाला है। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 28th of the September 2020 is her be published for general information on 29th of September, ठीक है। तो 22 सितंबर को लोकसभा, 23 सितंबर को राज्यसभा, 28 को प्रेसिडेंट और 29 को ये जनरल पब्लिक के पास जो आ गया। अब ये हमको पता है कि जब कोई भी चीज होती है, मतलब कोई भी एक्ट है, कुछ भी है, या कोई आप क्वेश्चन लिख रहे हो अपने मेंस का, तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो, राइट। पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। तो जब भी सेक्शन 1 की बात किसी भी कोड में आएगी, तो वहां पे ये याद रखना कि शॉर्ट टाइटल्स है सेक्शन 1 की, और सेक्शन 2 में इंट्रोडक्शन। तो सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट कब से होगा, ये चीजें बताई जा रही है। तो ये जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, इसका सेक्शन 1 जो है, ये हमको क्या बता रहा है? ये नाम बता रहा है, नेम ऑफ द लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसका नाम क्या है, ठीक है।
इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, तो थ्रू आउट इंडिया होगा। ये भी आपको कहाँ पे पता चल रहा है, सेक्शन 1 में पता चल रहा है। कब से ये इफेक्ट में आएगा, डेट जिस इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी, ये भी आपको कहाँ पे पता चलेगा, सेक्शन 1 में पता चलेगा। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डिफरेंट प्रोविजंस इनटू फोर्स ऑन डिफरेंट डेट्स, ये भी यही बताया जा रहा है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ लेबर, इज द पार्ट ऑफ concurrent list. Whenever a section mentions commencements of this code, it means starting date of that specific provision. ठीक है, that specific provision, ये याद रखना। In short, the code covers all of India, लेकिन इसका जो provision है may be enforced step by step on different dates as decided by central government, क्योंकि this is the part of concurrent list, labor is the part of concurrent list। तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेक्शन 2 है, इसमें डेफिनेशंस दिए गए हैं। सेक्शन 1 में टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्सेट्रा दिया है। सेक्शन 2 में क्या है, टाइटल, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, इसके टाइटल्स जो है इसमें दिए गए हैं। तो टाइटल्स में बहुत सी चीजें हैं। तो पहला जो है सेक्शन 2 का सब क्लॉज ए में बता रहा है कि एपीलेट अथॉरिटी होगी। ये एपीलेट अथॉरिटी कौन सी है, तो मींस एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एपीलेट अथॉरिटी यानी जहां पे आप अपील कर सकते हो, अपीलेट है ना। तो ये अपीलेट अथॉरिटी को कौन अथोराइज करेगा, अपॉइंट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है वो भी हम आगे देखेंगे। ये जो अपीलेट अथॉरिटी है, ये सेक्शन 2 सब क्लॉज ए है। तो आप सब क्लॉज नहीं भी याद रहे तो किसी चीज का डेफिनेशन हो, चाहे वो अपीलेट अथॉरिटी को, डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगा, दिमाग में रखना है कि अपीलेट अथॉरिटी की बात में डेफिनेशन की बात कहाँ की गई है, सेक्शन 2 में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो है डेफिनेशन की बात कहाँ की गई है, क्या है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2 में। तो कोई भी डेफिनेशन किसी भी अथॉरिटी के लिए कुछ भी है वो आपको सेक्शन 2 में मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन क्या होगा, इट्स फंक्शन इन एरिया ऑफ ऑपरेशन आर डिसाइडेड एंड नोटिफाइड बाय दैट ऑफ गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, अब देखिए कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये सेक्शन 2 का सब क्लॉज बी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट व्हेन, कब होगी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जब इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जो कि रन की जाएगी बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इट डील्स विद द कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के साथ डील करती है, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन कौन सी है, जैसे रेलवेज हो गया, माइंस हो गया, ऑयल फील्ड्स हो गया, मेजर पोर्ट्स हो गए, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, ये कैसी सर्विसेज हैं, ये कंट्रोल इंडस्ट्रीज हैं, कंट्रोल सर्विसेज हैं। लेट्स से कि बैंक के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं हो और अपनी मनमानी करने लगे, आरबीआई का कंट्रोल ना हो, ठीक है, आरबीआई का कंट्रोल ना हो, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन प्रिवेल करेगा, भुखमरी आ जाएगी, सारी चीजें है ना, मनी चीपर हो सकती है, इस तरह की चीजें जो है आ सकती हैं। ठीक है, उसी हिसाब से ऑयल है, माइंस है, एक्सेट्रा है। तो ये सारी की सारी जो है कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज हैं, और इसके लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इम्प्लाइड है। ये और भी चीजों को कवर करता है, जैसे कि कॉर्पोरेशन या अथॉरिटीज स्टैब्लिश बाय सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट के द्वारा जो भी कॉर्पोरेशंस और अथॉरिटीज स्टैब्लिश की गई हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर undertakings like BSNL, like ONGC, like कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी आप याद रख लो कि सीपीएससीज, ठीक है, सीपीएससी सारी की सारी इसके अंतर्गत आएंगे, सीपीएसयू या सीपीएससीज। सीपीएससीज में चाहे वो महारत्ना हो, नवरत्ना हो, या मिनी रत्ना हो, या कोई रत्ना ना हो, ठीक है, ये सारी की सारी जो है इनकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सब्सिडरी भी इनकी जो ये सीपीएससीज हैं, इनकी जो सब्सिडरीज होंगी, ये भी कौन इनकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ऑटोनोमस बॉडीज ऑन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगा, सेंटर होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स वर्किंग फॉर दीज एस्टेब्लिशमेंट, लाइक जो ये कोल इंडिया या महारत्ना जो सीपीएससीज हैं, इनमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं इन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इनकी भी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। एनी कंपनी विद 51% और मोर सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है किसी भी कंपनी में, लाइक आप ले लो कि समझ लो कि एचडीएफसी बैंक या
ICI बैंक में आज का जो स्टेक है, इसमें 51% से ज्यादा स्टेक आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया तो इसकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। समझ रहे हो आप लोग? इवन इफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन CPSU यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर undertaking falls below 50% after this code comes into the force, the central government will still remain the appropriate government. ये नई चीज ऐड हुई है इस वाले कोड में और 2020 वाली बिल में, टू बी प्रिसाइज, है ना 2000। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आपका बन सकता है, इसी लाइन पे क्वेश्चन पूछेंगे। ये कह रहा है कि 51% से ज्यादा स्टेक किसी में है तो इसकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। लेकिन इस कोड के आने के बाद 51% के भी नीचे भी चला जा रहा है अगर शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये जब ये कोड फोर्स में आ जाएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट कब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी ये बात करेंगे। तो हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो देखा, सेंट्रल और स्टेट। द इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट फॉल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। तो वो जितने भी क्राइटेरियाज हमने पीछे देखे उसमें नहीं आता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये इंक्लूड करता है स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, subsidiaries of state public sector undertaking, autonomous body owned or controlled by state government, special case में contract labor dispute, if dispute arises between contractor and contract labor, contractor और जिस लेबर को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है in an establishment, the appropriate government will be the one center or state that controls the establishment, जो भी establishment को कंट्रोल करेगी तो वही बात कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल केस है। अब बात करें जो डेफिनेशन इसमें आर्बिट्रेटर की दी हुई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 3। तो आर्बिट्रेटर क्या होता है? आर्बिट्रेटर जो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म है इंडियन, जो अगर जुडिशरी देखो चाहे वो मेडिएशन हो, आर्बिट्रेशन हो, ठीक है। ये किस तरह के मैकेनिज्म है? मेडिएशन है, आर्बिट्रेशन है। दीज आर द एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म सो दैट कि कोर्ट का टाइम बच सके, है ना। कि ये आर्बिट्रेट करके, मध्यस्थता करके कोई थर्ड एम्पायर की तरह से एक चीज, जैसे दो पार्टी है, पार्टी ए एंड पार्टी बी, दो लोग हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, लेट्स से कि ये जो पार्टी बी है दिस इज मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है और ये ट्रेड यूनियन है एम्प्लॉयज का। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो और ये दोनों अगर अग्री कर रहे हैं कि हम डिस्प्यूट को जो ट्राइब्यूनल में ना जाके, क्योंकि ट्राइब्यूनल एक जुडिशियल मैकेनिज्म होगा जहां पे फाइनल हियरिंग होगी, जज बैठेगा, वो अपनी डिसीजन देगा, वो जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। यहीं पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ट्राइब्यूनल ना जाके हम क्या करते हैं, हम एक आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं और अपने मसले को रखते हैं। आर्बिट्रेटर समझ के जो देगा निर्णय, अगर हम दोनों को एक्सेप्टेबल होगा तो हमारा मैटर यहीं पे शांत हो जाएगा। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। अगर इनमें से किसी एक को इनका डिसीजन नहीं पसंद आया तो ये आर्बिट्रेशन से विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दिस इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म। तो आर्बिट्रेटर क्या है? दिस इज एन अंपायर। अंपायर है जो दोनों लोगों की सुनेगा, बात करेगा, डिसीजन देगा। अब ये इन दोनों के ऊपर है, ए और बी के ऊपर है, वेदर दे आर एक्सेप्टिंग द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर और नॉट। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी डेफिनेशन है। एवरेज पे, एवरेज पे क्या है इसकी मीनिंग बता रहा है, आज हम डेफिनेशन ही देखेंगे, ठीक है। तो एवरेज पे सिंपली मींस द एवरेज ऑफ वेजेस, ठीक है। एवरेज ऑफ क्या? वेजेस अर्न बाय अ वर्कर ड्यूरिंग अ फिक्स्ड टाइम जस्ट बिफोर द पेमेंट बिकम ड्यू, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द वर्कर इज पेड। तो इसमें तीन डेफिनेशन दी हुई हैं। तो अगर मंथली पेड वर्कर की बात करें तो इसका एवरेज पे कैसे निकला जाएगा? एवरेज पे ऑफ वर्कर ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ। तो जो मंथली पेड, जिसको मान लो कि 1 तारीख को पेमेंट मिलती है, तो पिछले जो 3 महीने हैं इसका जो एवरेज पे निकाला जाएगा, 3 महीने का यानी 90 डेज का जो भी पेमेंट टोटल होगा इसको टोटल किया जाएगा, 3 से डिवाइड किया जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका एवरेज पे है, जो मंथली पेड है। वीकली पेड जो वर्कर है इसका एवरेज पे जो लास्ट के 4 कंप्लीट वीक्स हैं इसका एवरेज निकाल के निकाला जाएगा। वहीं डेली पेड वर्कर्स का याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 3 जो मंथली पेड है इसका 3 कैलेंडर मंथ का एवरेज निकाल के,
वीकली पेड का 4 कंप्लीट, जो लास्ट के 4 कंप्लीट वीक हैं, 4 कंप्लीट वीक्स हैं, इसका एवरेज, और जो डेली पेड वर्कर है इसका एवरेज पे जो लास्ट के 12 फुल वर्किंग डेज है इसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका पर डे का एवरेज पे निकल के आएगा। कंडीशन क्या है, द वर्कर मस्ट हैव एक्चुअली वर्कड फॉर 3 मंथ्स इन द टर्म्स ऑफ की जो मंथली पेड है, 4 वीक्स फॉर वीकली पेड और 12 डेज फॉर डेली वेज। ये मिनिमम क्राइटेरिया उसको मेट करनी होगी। इफ द मिनिमम पीरियड इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, देन एवरेज पे विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एक्चुअल पीरियड द वर्कर हैज वर्कड। अगर मान लो कि डेली वर्कर है 10 ही दिन काम किया, तो 10 दिन को से जो उसकी पे को डिवाइड करके इसका एवरेज निकाल के उसका एवरेज पे निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अब सेक्शन 2 का सब क्लॉज ई, ये भी डेफिनेशन है। अवार्ड क्या होता है, तो अवार्ड इज व्हाट, आप सबको पता है, अवार्ड इज अ डिसीजन गिवन बाय अ कोर्ट, है ना। कोर्ट जब कोई डिसीजन देता है, फाइनल ऑर्डर जो देता है उसको हम अवार्ड कहते हैं, है ना, अवार्ड कहते हैं। और ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज ई में दिया हुआ है डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो टुडे वी आर डूइंग डेफिनेशन ओनली। तो डिसीजन गिवन ऑन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो ये कैसा हो सकता है, इट कैन बी इंटरिम अवार्ड और फाइनल अवार्ड। इंटरिम मतलब, इंटरिम अवार्ड यानी टेम्परेरी अवार्ड है। लेट से कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, स्टे लगाना है और बोल दिया जाएगा मैनेजमेंट से कि तुम इस मैटर में इंटरवीन नहीं करोगे या इसमें नहीं बोलोगे जब तक कि फाइनल अवार्ड नहीं आता है। और टेम्परेरी रिलीफ वर्कर को या मैनेजमेंट को जो मिल रहा है वो इंटरिम अवार्ड है या शॉर्ट टर्म डिसीजन है। जो फाइनल अवार्ड होगा ये कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन होगा ऑफ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल, अब ये सारी चीजें देखेंगे, व्हाट इज ट्राइब्यूनल हुआ। द अथॉरिटी गिविंग द अवार्ड कैन बी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। तो जो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है इसको सेक्शन 4 में 44 में रखा गया, 44 में। इसी जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है इसका जो सेक्शन 44 है, इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में सारी चीज बताई गई, डेफिनेशन यही बताई जाएगी। डेफिनेशन किसी का भी होगा सेक्शन 2 में होगा, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है ये आपका इसी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन 44 में है। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इसका सेक्शन 46 में है। देखेंगे दोनों का क्या काम है वो आगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स आर्बिट्रेशन अवार्ड डिसीजन बाय एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 42। तो यहाँ पे याद रखो आप कि 42 में जो है ये आर्बिट्रेटर के बारे में बताया गया है कि क्या क्या इसके काम है। आर्बिट्रेटर, इसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 में मिलेगी, लेकिन इसका डिटेल ओवरव्यू सेक्शन 42 में। 44 में इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, 46 में नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। तो इस तरह से याद रखो, ये तीनों जो है डिसीजन गिविंग बॉडीज हैं, ठीक है, जो अवार्ड देंगी, जो अपना डिसीजन सुनाएंगे किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे। तो 42 में आर्बिट्रेटर है, 44 में इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है और 46 में नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के रखना। अगर सिंपल टर्म में देखें, एनी डिसीजन टेम्परेरी या फाइनल बाय इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रेशन ऑन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और रिलेटेड क्वेश्चन इज कॉल्ड एन अवार्ड, ठीक है। याद रखेंगे अवार्ड क्या है, तो यहाँ पे हमने अवार्ड देख लिया, ठीक है। ये 3 लोग डिसीजन दे सकते हैं और इन दोनों का डिसीजन जो है, यानी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इन दोनों का डिसीजन जो है वो कोर्ट का डिसीजन है, बाइंडिंग डिसीजन है। इस ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो अपील नहीं कर सकते, बट ये जो है फाइनल डिसीजन होता है कोर्ट का। और ये आर्बिट्रेटर का जो है डिसीजन, ये दोनों पार्टीज के ऊपर होता है, वेदर दे आर अग्रीइंग टू फॉलो दिस और नॉट, ठीक है। एक भी पार्टी अगर मूव ऑन करती है और डिसीजन को नहीं मानती है तो ये आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है फाइनल नहीं माना जाएगा। बोथ हैव द चॉइसेस। अब इसमें जो सेक्शन 2 में है बैंकिंग कंपनी का जो है डेफिनेशन दिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख के चलते हैं। तो डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो ये एक चीज याद रख लेना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में, इसमें बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है इसके सेक्शन 5 में, ठीक है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग, एग्जिम बैंक को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI, सिडबी को, सेक्शन 3 ऑफ सिडबी एक्ट 1989 में इसको जो एस्टेब्लिश किया गया, RBI, सेबी,
corresponding new bank controlled under section 3 of the Banking Companies Acquisition and Transfer Undertaking Act of 1970s, और corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies Acquisition and Transfer Undertaking Act 1980। तो ये दो, इतनी जो भी इसके अंतर्गत जो भी एंटिटीज आएंगी, दोज विल बी द बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप लोग छोड़ सकते हो। तो 2 में F। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन है? 2 का जो G है, सब क्लॉज G, ये सर्टिफाइंग ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है। एन ऑफिसर ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे जैसा हो, किस तरह की इंडस्ट्री है, थ्रू अ नोटिफिकेशन। कैसे नोटिफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा? थ्रू अ नोटिफिकेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर अंडर चैप्टर 4 ऑफ द कोड। तो टोटल चैप्टर कितने हैं इस कोड में? टोटल चैप्टर हैं 14, है ना। टोटल जो सेक्शंस हैं वो कितने हैं? 104 हैं। टोटल जो शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। ये चीजें याद रखना। टोटल जो आपके वो हैं चैप्टर, वो 14 हैं, जो सेक्शंस हैं 104 हैं, और शेड्यूल जो है ये 3 है। ठीक है, 3 है, लेकिन आपको ये 104 सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, याद रखना। 104 सेक्शन नहीं पढ़ने दो, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन आपको सारे के सारे 104 सेक्शंस पढ़ के नहीं जाने हैं। अब बात करते हैं, ये सारी की सारी डेफिनेशन है जो भी जो आपके सेक्शन 2 के अंतर्गत आएगी, और सब सेक्शन जो है इसका H है, इसमें क्लोजर के बारे में बताया गया, व्हाट इज क्लोजर। तो डेफिनेशन से ही प्रश्न आता है, 90% चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो डेफिनेशन से पूछे जाएंगे। ठीक है, 90% चांसेस यही हैं। तो क्लोजर क्या है? क्लोजर की डेफिनेशन क्या है? तो क्लोजर इट मींस परमानेंट शटिंग डाउन ऑफ अ वर्क प्लेस। ठीक है, अब पीवाईक्यू उठा के देखो, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज क्लोजर। ठीक है, तो परमानेंट शटिंग डाउन ऑफ अ वर्क प्लेस और इवन पार्ट ऑफ इट, किसी वर्क प्लेस का कोई पार्ट भी को भी परमानेंट अगर शट डाउन करते हैं, वेदर इट इज टेम्परेरी, या जो है इसको टेम्परेरी रूप से कुछ दिनों के लिए शट डाउन कर रहे हैं या हमेशा के लिए कर रहे हैं, इसको हम क्लोजर करेंगे। परमानेंट शटिंग डाउन ऑफ अ वर्क प्लेस, ठीक है, और इवन पार्ट ऑफ इट, नॉट टेम्परेरी, सॉरी नॉट टेम्परेरी बट फॉरएवर, हमेशा के लिए किसी जो है इंडस्ट्री को बंद करना, पूरी इंडस्ट्री को या उसके किसी एक यूनिट को, एक पार्ट को, इसको हम क्लोजर कहते हैं। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या होता है? ठीक है, तो कंसिलिएशन ऑफिसर क्या होता है? एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 43। अब वहीं पे आप ऐड कर लो, अगर पीछे वाली स्लाइड में आप जा रहे हो, यहाँ पे देखिए, तो 43 यहाँ पे आप डाल दो, 43 में कंसिलिएशन ऑफिसर। ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर, इसका काम क्या है वो भी देख लीजिए। इसका भी उसी तरह का काम है। ये ऑफिसर है अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 43 ऑफ दिस कोड, हुज जॉब इज टू एक्ट एज एन मीडिएटर, है ना। तो मीडिएटर बिटवीन एम्प्लॉय और वर्कर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो आर्बिट्रेटर क्या है? अंपायर है। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन या मेडिएशन, तो मेडिएशन के लिए कंसिलिएशन होता है, आर्बिट्रेशन हमारा जो है ये आर्बिट्रेटर है अंपायर की तरह से। ये सारे के सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म है और इनके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्वेशन के लिए कंसिलिएशन जो प्रोसीडिंग है, द फॉर्मल प्रोसेस और मीटिंग कंडक्टेड बाय कंसिलिएशन ऑफिसर अंडर दिस कोड टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, इसको कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बोलते हैं। अब जो है इसमें जो सब सेक्शन 2 का जो के है, उसमें कंट्रोल इंडस्ट्री के बारे में बात किया, अभी हमने बात की है। एनी इंडस्ट्री विच थ्रू द सेंट्रल एक्ट is declared to be under the control of the union government in public interest is a control industry। ठीक है, तो ये कंट्रोल इंडस्ट्री है। सारी की सारी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में मिलेगी, उसके सब सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट। अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है? 2 जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन आई है। ठीक है, तो एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? मींस एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कि काम कर रहा है इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फॉर हायर और रिवॉर्ड, सैलरी या वेज के लिए। द वर्क कैन बी ऑफ एनी टाइप, स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, ऑपरेशनल हो, सुपरवाइजरी हो, मैनेजरियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, टेक्निकल हो या क्लर्कियल हो, ये किसी भी तरह का काम कर रहा है वो एम्प्लॉय कहलाएगा, है ना। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बी एक्सप्रेस रिटन, या तो हो सकता है, ठीक है, यानी ऑफर लेटर देके, या इम्प्लाइड हो, या आपस में एम्प्लॉय और मैनेजर के द्वारा, मतलब मैनेजमेंट के द्वारा समझा गया हो कि हाँ विदाउट राइटिंग भी हम हायर कर सकते हैं, वो भी एम्प्लॉय है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि उसको ऑफर लेटर मिला है तभी वो एम्प्लॉय हो।
also includes anyone declared as employee by appropriate governments, जो appropriate government whether central और state. एक्सक्लूजन किसका किसका करता है? अप्रेंटिस नहीं आते हैं इसके अंदर. अप्रेंटिस जो है एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हैं अंडर अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1961. और मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, देखना ये याद रखना, आर्म्ड फोर्सेस बट ऑफ किसकी? यूनियन. आर्म्ड फोर्सेस ऑफ स्टेट अगर ऐसा कुछ दे दिया तो वो गलत होगा. जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन इज आल्सो नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है. बाकी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल, ये सारे के सारे एम्प्लॉय कहलाएंगे. अब आगे चलते हैं. डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉय तो देख लिया. एम्प्लॉयर क्या है? तो एम्प्लॉयर एक पर्सन है डायरेक्टली थ्रू अनदर पर्सन और ऑन हिज बिहाफ हु एम्प्लॉय वन और मोर एम्प्लॉयज. ठीक है. एम्प्लॉयर कौन है? लेट से कि हीरालाल इज एन एम्प्लॉयर. हीरालाल इज एन एम्प्लॉयर. इनकी एक पेपर मिल है. ठीक है. पेपर मिल है. तो पेपर मिल में इनको 1000 वर्कर्स की जरूरत है. ठीक है. और 1000 वर्कर्स के लिए 50 मैनेजर्स की जरूरत है. हो सकता है मैनेजर्स के ऊपर एक जो है जनरल मैनेजर हो, जीएम हो. तो हो सकता है हीरालाल जीएम को डायरेक्टली एम्प्लॉय करें और ये 50 मैनेजर को ये एम्प्लॉय कर दें, है ना, और इनको ये एम्प्लॉय कर दें. तो इसी तरह से यहाँ पे देखो एम्प्लॉयर क्या है? इज अ पर्सन जो कि डायरेक्टली या थ्रू अनदर पर्सन. ठीक है. यहाँ पे अनदर पर्सन है और ऑन हिज बिहाफ हु एम्प्लॉय वन और मोर एम्प्लॉय वर्कर्स इन एन एस्टेब्लिशमेंट इज एन एम्प्लॉयर. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन हु रन्स द एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉयर मींस वहां पे अलग अलग हो जाता है. ठीक है. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कुछ रन कर रही है तो अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट. हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज एन एम्प्लॉयर. लेट्स से कि कोल इंडिया लिमिटेड है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है. तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कोल इंडिया लिमिटेड का सीईओ बनाएगा या सीएमडी बनाएगा, ये एम्प्लॉयर है. ठीक है. अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट. इफ नन स्पेसिफाइड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सीईओ भी किसी को अपॉइंट कर सकता है. अगर नहीं तो ये सीईओ ही एम्प्लॉयर होगा. लोकल अथॉरिटीज एस्टेब्लिशमेंट, सीईओ ऑफ दैट अथॉरिटी. ठीक है. फैक्ट्रीज के अंदर जो है ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, जो कि ऑक्यूपायर है. ठीक है. एज फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948. अब यहाँ पे आपको फैक्ट्री एक्ट का भी पता चल रहा है, सेक्शन 2M. ऑल्सो इंक्लूड पर्सन नेम्ड एज मैनेजर अंडर सेक्शन 7 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट. तो मैनेजर भी होगा या ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री जिसके कंट्रोल में है वो एम्प्लॉयर. अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, द पर्सन या अथॉरिटी विद अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज एन एम्प्लॉयर. इफ अफेयर्स आर इंटरेस्टेड टू अ मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, देन दे आर द एम्प्लॉयर ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है. चलिए, कॉन्ट्रैक्टर कौन है? व्हेन ही इंगेजेस वर्कर्स, तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, वर्कर्स को इंगेज कर रहा है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन डिजीज एम्प्लॉयर इन केस ऑफ एम्प्लॉयर डाइज, तो ये एम्प्लॉयर होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लाइक कि हीरालाल जो है एम्प्लॉयर है. ठीक है. हीरालाल की डेथ हो गई तो इनका जो लीगल हायर होगा वो अब से एम्प्लॉयर कहलाएगा. याद रखेंगे. आगे चलते हैं. एम्प्लॉय, तो यहाँ पे इन शॉर्ट देख लो, तो एम्प्लॉय एनी वर्कर एक्सेप्ट अप्रेंटिस और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन. यहाँ पे यूनियन टर्म जरूर लिखना. यूनियन गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, इनके अलावा जितने भी वर्कर हैं वर्किंग फॉर हायर या रिवॉर्ड, वेजेस और सैलरी के लिए वेदर रिटन और इम्प्लाइड टर्म्स पे, ये सारे के सारे एम्प्लॉय हैं. एम्प्लॉयर इज अ पर्सन अथॉरिटी हु कंट्रोल्स और एम्प्लॉयज द वर्कर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हेड, फैक्ट्री ऑक्यूपायर, मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इवन द लीगल हेयर ऑफ एन डिजीज एम्प्लॉयर इज एम्प्लॉयर. ठीक है. अब बात करते हैं सेक्शन 2N, यानी एग्जीक्यूटिव क्या है. ट्रेड यूनियन के कंटेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव कौन होता है, इसकी डिफरेंस. इट रिफर्स टू मैनेजिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन, है ना, मैनेजिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन नो मैटर व्हाट नेम इट इज कॉल्ड, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग द यूनियंस अफेयर इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्रेड यूनियन. अब सेक्शन 2 में ओ है, व्हाट इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हेन अ वर्कर, जब कोई एक वर्कर इज हायर्ड थ्रू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्पेसिफिक और लिमिटेड पीरियड. लेट्स से कि बोला गया कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये संविदा पे है, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट कर रहे हैं, इसको हम फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कहते हैं.
ठीक है। कंडीशन क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट एज परमानेंट वर्कर्स, ठीक है। फिक्स टर्म वर्कर को इसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए एज परमानेंट वर्कर। हिज वर्किंग आवर्स, यानी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लोगे, अगर 8 घंटे से ज्यादा काम ले रहे हो तो यू वुड हैव टू पे एक्स्ट्रा। वेजेस उसी के बराबर, अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स कैन नॉट बी लेस देन दोज ऑफ अ परमानेंट वर्कर डूइंग द सेम और सिमिलर वर्क, ठीक है। ये क्राइटेरिया मेट होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी बेनिफिट क्या होना चाहिए, ही गेट्स ऑल लीगल बेनिफिट्स अवेलेबल टू permanent workers on a proportionate basis according to his service period, even if he has not completed the qualifying period required by that law, फिर भी उसको वो बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी, ये जो नया वाला आया है, पहले तो 3 साल था, जो नया वाला कोड है इसमें जो ग्रेच्युटी का पीरियड, ग्रेच्युटी क्या कि कंपनी ग्रेच्युटी दे रही है, ग्रेच्युटी अपना ग्रेच्युटी जाहिर कर रही है वर्कर्स के लिए, तो ये ग्रेच्युटी होती है। इफ ही वर्क्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, तो ये जो है ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो सकता है। अर्लियर दिस लिमिट वाज फॉर 3 इयर्स, नाउ 1 साल के लिए भी अगर वो काम कर रहा है तो ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी, ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी। Okay, now industry now what is industry? अब ये जानिए कि इंडस्ट्री क्या है। ये सारे डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो सेकंड अगला आपका है कि इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 जो है इसी के अंदर इसकी भी डेफिनेशन है सब क्लॉज पी में। तो व्हाट इज इंडस्ट्री, एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी डन थ्रू कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर, तो यहाँ पे इसको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी डन थ्रू कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और वर्कर, एम्प्लॉयर और वर्कर के कॉपरेशन से कोई सिस्टमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है तो वो जो है एक इंडस्ट्री कहलाएगी। आगे का डेफिनेशन है, वर्कर में बी एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय एम्प्लॉयर या इनडायरेक्टली थ्रू एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर। पर्पज क्या है, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विशेस, ठीक है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस वांट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे देख लो, इट इज कंसिडर्ड इंडस्ट्री इवन इफ नो कैपिटल इज इन्वेस्टेड, कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की गई है लेकिन एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है विद द कॉपरेशन ऑफ क्या, एम्प्लॉयर और वर्कर, तब वो इंडस्ट्री कहलाएगी, कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की गई हो। क्योंकि कुछ चीजें तो सर्विस भी हो सकती हैं, सर्विस में जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल इन्वेस्ट करो। इट इज कंसिडर्ड इंडस्ट्री इवन इफ नॉट डन फॉर प्रॉफिट, तब भी वो इंडस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। नॉट डन फॉर प्रॉफिट याद रखना। व्हाट इज नॉट एन इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री नहीं है, एक्सक्लूजन किस किस चीज को रखा गया है। तो इंस्टीट्यूशन ऑन्ड या मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस मेनली इंगेज्ड इन चैरिटेबल, सोशल या फिलेंथ्रोपिक जो सर्विसेज हैं, इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो ये इंडस्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर से याद रखना, इंस्टीट्यूशन ऑन्ड या मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन मेनली इंगेज्ड इन चैरिटेबल, चैरिटी के काम में, सोशल या फिलेंथ्रोपिक वर्क में इंगेज्ड है, तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी सर्विसेज इंडस्ट्री के कैटेगरीज में काउंट नहीं की जाएंगी। दूसरा है एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू सॉवरेन फंक्शन, सॉवरेन फंक्शन कैसे, डिफेंस रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक वर्क विद इन हाउस होल्ड, जो कि जो आपके हाउस हेल्प जो काम करती हैं, एनी अदर एक्टिविटीज विच द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एज एक्सक्लूडेड, ये इंडस्ट्री के क्राइटेरिया में नहीं आती, ये एक्सक्लूडेड है। तो इंडस्ट्री में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है ये आपको पता होना चाहिए। नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है ये भी बताया हुआ है, इसकी भी डेफिनेशन है सेक्शन 2 का क्यू। नाउ एनी डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर या वर्कर, ठीक है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर, वर्कर या वर्कर, किसी के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा। सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट ये रिलेटेड होना आवश्यक है किससे, एम्प्लॉयमेंट से या नॉन एम्प्लॉयमेंट से, वेदर अ पर्सन इज हायर्ड और नॉट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइक वेजेस से रिलेटेड हो सकता है, कितने घंटे काम कर रहे हो, लीव छुट्टी नहीं मिल रही है, अलाउंसेस एक्सेट्रा,
या कंडीशन ऑफ लेबर, सेफ्टी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, क्रेंचेस नहीं है, वर्किंग कंडीशन खराब है, ये सारी की सारी जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन पे हो सकता है. स्पेशल इंक्लूजन, इवन इफ वन वर्कर अलोन फेसिंग इश्यू विद द एम्प्लॉयर, इट इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. एक वर्कर भी फेस कर रहा है तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है इफ कनेक्टेड विद डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिट्रेचमेंट और टर्मिनेशन. तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आते हैं. नाउ अब इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग क्या है? तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या है? इट्स मीन एनी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग वेयर एन इंडस्ट्री इज कैरिड आउट. इंडस्ट्री क्या है? डेफिनेशन देख चुके हैं हम लोग. इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री? तो इंडस्ट्री है जहां पे सिस्टमेटिक, कोई भी सिस्टमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है थ्रू कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर या वर्कर. वर्कर में भी एम्प्लॉयड डायरेक्टली या बाय एम्प्लॉय या इनडायरेक्टली बाय कॉन्ट्रैक्टर. पर्पज क्या है? प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. ठीक है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस वांट्स इसमें कवर नहीं होती हैं. ठीक है, तो यही इंडस्ट्री का डेफिनेशन है. अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो है एस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग वो है जहां पे इंडस्ट्री कैरी आउट की जा रही है, इंडस्ट्री परफॉर्म की जा रही है. बट व्हेन, लेकिन जब मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इनसाइड द सेम एस्टेब्लिशमेंट, द लॉ क्लैरिफाइज टू केसेस. ठीक है, क्या है? सेवरेबल यूनिट रूल. क्या है? क्लॉज 1. इफ वन यूनिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डज एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एक यूनिट किसी, जैसे लेट से कि कोल इंडिया की 2 यूनिट है, एक मैनेजरियल यूनिट है और एक वर्कर की यूनिट है. इसमें से कह रहा है कि एक यूनिट एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है. इफ वन यूनिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डज एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, है ना, आइए कर रहा है, एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर नॉन इंडस्ट्रियल यूनिट. ठीक है, नाउ then that unit alone will be treated as a separate industrial establishment या undertaking. सिर्फ इसको इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग कंसिडर किया जाएगा, इसको नहीं. ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन बता रहे हो. प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी रूल, सेवरेबल यूनिट्स ये है कि एक यूनिट में 2 इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही बाई 2 यूनिट्स. ठीक है, एक यूनिट जो है वो इंडस्ट्रियल वर्क कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री कैरी आउट कर रहा है, तो उससे उसको सेपरेट कर सकते हैं. प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी रूल क्या है? if the main activity or the main activity of the establishment unit is an industry. ठीक है, मतलब मेन एक्टिविटी उनकी इंडस्ट्री है जो कि वर्क परफॉर्म किया जा रहा है उससे रिलेटेड है, एंड द अदर एक्टिविटीज आर नॉट सेपरेबल एंड ओनली हेल्प इन रनिंग द मेन इंडस्ट्री, देन द होल एस्टेब्लिशमेंट यूनिट विल बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग. पता नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से एक बार सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ. तो ये जो सेवरेबल यूनिट रूल है ये कैसे काम कर रहा है कि 2 यूनिट्स हैं, 2 इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है. ठीक है, लाइक लेट से कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें एक है ए यूनिट, दूसरा है बी यूनिट. ए यूनिट का मेन काम जो है वो कोल प्रोडक्शन या कोल से रिलेटेड है. ठीक है, यानी मेन इनकी एक्टिविटी कोल प्रोडक्शन से रिलेटेड है. बी यूनिट जो है ये इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है. लेट से ये कोई फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हो या ये जो है स्कूल चला रहा हो वहां पे, तो ये इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होगा. यहीं पे जो प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी रूल है, लेट से कि ये फिर 2 यूनिट है कोल इंडिया लिमिटेड में, ए एंड बी. ठीक है, तो ए का काम है कि ये कोल में यहाँ पे इसकी कोल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है. ठीक है, खनन वगैरह जो माइनिंग करवा रहा है. दूसरा जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है इस यूनिट से. तो ये दोनों अनसेपरेबल हैं, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती. तो दोनों एस्टेब्लिशमेंट हैं. एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी, वहां पीछे वाला देख लो, डन थ्रू कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर इज एन इंडस्ट्री. और जहां पे इंडस्ट्री कैरी आउट की जा रही है वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है. इतना आप सीधे शब्दों में जानिए. 2 years. इंश्योरेंस कंपनी क्या है? मीन्स अ कंपनी डिफाइंड एज सेक्शन 2 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938. इतना सा जानना था. ले ऑफ क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज ले ऑफ? ठीक है, तो ले ऑफ हैपेंस व्हेन एन एम्प्लॉयर, जबकि एक एम्प्लॉयर फेल कर जाता है, यानी वो उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है. ठीक है, या रिफ्यूज कर दे रहा है बाय एनी रीजन, और इज अनेबल टू गिव वर्क. ठीक है, पैसे नहीं हो, कुछ ना हो, या रॉ मटेरियल ना हो, टू वर्कर. ठीक है,
whose name is on the muster roll यानी अटेंडेंस लिस्ट, यानी वो वर्कर परमानेंट या इनपरमानेंट वर्कर है लेकिन मस्टर रोल पे उसका नाम है जो कि काम करता है, who is not retrenched, जो कि रिट्रेंच नहीं हुआ, रिट्रेंच मतलब परमानेंटली निकाल देना, बिकॉज ऑफ द रीजन लाइक, ठीक है। तो ले ऑफ जो है क्या है, happens when employer fails, refuse or is unable to give work to worker, ठीक है, जिसका नाम जो है अटेंडेंस लिस्ट पे है किसी भी रीजन की वजह से, या तो शॉर्टेज ऑफ कोल की वजह से, पावर नहीं आ रहा है, रॉ मटेरियल नहीं है, एक्सेस या एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो गया है, पहले उसको खत्म करना है, मशीनरी खराब हो चुकी है, ब्रेकडाउन होगी, नेचुरल क्लैमिटी है, बाढ़ आ गई, पानी भर गया है, या अदर कोई रिलेटेड रीजन है इसकी वजह से वर्क नहीं दे पा रहा है, तो ये लेट से कि 1 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का ले ऑफ दे सकता है कि इतने दिन पे भैया आप काम पे ना आओ, इतने दिन के लिए हम ले ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इफ वर्कर रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी एट द शेड्यूल टाइम ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स एंड इज नॉट गिवन वर्क विद इन 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे के अंदर काम इसको नहीं मिला और जो टाइम है उस पे चला आया, ठीक है। इफ वर्कर रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एट शेड्यूल टाइम, लेट से कि 10 बजे की उसकी ड्यूटी आया है और ये 10 बजे पहुंच गया ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स और इसको 2 घंटे की यानी 12 बजे तक काम नहीं दिया गया कोई, ही इज कंसिडर्ड लेड ऑफ फॉर दैट डे, इसको उस दिन के लिए ले ऑफ माना जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजन क्या है, इफ इंस्टेड ऑफ वर्क इन द फर्स्ट हाफ, एक काम में ये फर्स्ट हाफ में काम किया है, द वर्कर इज टोल्ड टू कम इनटू द सेकेंड हाफ, पहले काम में नहीं किया, सेकेंड हाफ में आने की बात कही गई है, यानी लंच के बाद आओ तब काम देंगे, उसको जो है लेड ऑफ फॉर द हाफ डे माना जाएगा। सेकेंड प्रोविजन क्या है, इफ आफ्टर रिपोर्टिंग टू सेकेंड हाफ और उसको फिर से काम नहीं दिया गया, सुबह भी नहीं मिला शाम को नहीं मिला, देन ही इज नॉट ट्रीटेड एज लेड ऑफ फॉर दैट हाफ, इंस्टेड ही इज इंटाइटल्ड फॉर फुल वेजेस, दोनों टाइम काम नहीं दिए गए तो उसको पूरा वेज और इसका डीए दोगे फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ द डे। तो ये याद रखना, ये है ले ऑफ। और रिट्रेंचमेंट क्या है, रिट्रेंचमेंट ये परमानेंटली हटाना, तो रिट्रेंचमेंट याद रखना ये नहीं है। लॉकआउट क्या होता है, ये भी इसका, लॉकआउट मींस व्हेन एन एम्प्लॉयर, जब एक एम्प्लॉयर टेम्परेरीली बंद कर देता है, क्लोज कर देता है वर्क प्लेस, ठीक है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरीली, ठीक है, बंद करता है वर्क प्लेस और सस्पेंड द वर्क और रिफ्यूजेस टू एम्प्लॉय सम और ऑल वर्कर्स, देन इट इज लॉकआउट। लॉकआउट इज सिमिलर टू द स्ट्राइक जो कि एम्प्लॉय के साइड से होती है और लॉकआउट एम्प्लॉयर के साइड से होता है, बस इतना डिफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सेक्शन 2 में और है, मेजर पोर्ट्स क्या है, मेट्रो रेलवे क्या है, माइन क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमको जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की, ट्राइब्यूनल सेट अंडर सेक्शन 46 ऑफ दिस कोड इज नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। निगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन और काउंसिल फॉर निगोशिएशन मेंशन इन सेक्शन 14, ठीक है, तो इसको निगोशिएटिंग यूनियन कहते हैं। कहाँ पे इसका मेंशन है, सेक्शन 14 में। नोटिफिकेशन क्या है, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया और स्टेट, द टर्म नोटिफाई आल्सो कैरीज द सेम मीनिंग, ठीक है, नोटिफिकेशन या नोटिफाई। सेक्शन 2 में और क्या है, ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, एनी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एक्सेप्ट एन ऑडिटर, ऑडिटर इज नॉट ऑफिस बियरर। प्रिस्क्राइब क्या है, एनीथिंग लेड डाउन बाय द रूल्स अंडर दिस कोड इज प्रिस्क्राइब्ड। रेलवे क्या है, तो जडजी में आता है, रेलवे एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, द हेड ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर दिस कोड। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जेडएफ है, ट्रेड यूनियन फॉर्मली रजिस्टर्ड अंडर दिस कोड। रजिस्ट्रार क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस कोड, ठीक है। तो ये है। अब हम देखते हैं व्हाट इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या है, जब एक एम्प्लॉयर एंड कर देता है द सर्विस ऑफ द वर्कर for any reason except when it is a punishment under disciplinary action, punishment under disciplinary action। तो ये समझिए कि रिट्रेंचमेंट वो है जब एक एम्प्लॉयर एंड करता है सर्विस ऑफ किसी भी वर्कर की किसी भी रीजन की वजह से, कि भाई आज से तुम काम पे नहीं आओगे, लेकिन वो कंडीशन ये नहीं होगी कि पनिशमेंट नहीं है, ये डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, किसी और वजह से वो रिट्रेंच कर देता है, इतने एम्प्लॉयज को निकाल देता है, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, कुछ खराब काम नहीं किया है इसकी वजह से निकाल रहे हैं और किसी रीजन से निकाल रहा हो, ठीक है। तो ये इसको हम रिट्रेंचमेंट कहते हैं। द एम्प्लॉयर एंड द सर्विस ऑफ अ वर्कर फॉर एनी रीजन एक्सेप्ट when it is a punishment
और डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, ये याद रखना। रिट्रेंचमेंट क्या नहीं है, ठीक है, तो वीआरएस जो है, वॉलंटरी रिटायरमेंट जो स्कीम है, ये रिट्रेंचमेंट नहीं है। सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन क्या है, जब वर्कर रिटायर करता है आफ्टर रीचिंग द फिक्स्ड रिटायरमेंट एज, यानी 60 साल का हो गया तो सुपर एनुएट हो गया है वो, अब उसका रिटायरमेंट एज आया है, तो ये भी रिट्रेंचमेंट में काउंट नहीं होगा। डिसिप्लिनरी एक्शन से उसको निकाला गया है, ये रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। पनिशमेंट के तौर पे निकाला गया है, ये रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। और किसी भी वजह से निकाला गया, वो सारा का सारा रिट्रेंचमेंट होगा। लेट्स से फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, 1 साल के लिए इसको एम्प्लॉय किया गया, फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया और इसका रिन्यू नहीं किया गया, तो ये भी रिट्रेंचमेंट नहीं होगा क्योंकि उसका पहले से कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एज पर द स्पेसिफिक कंडीशन क्लॉज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, इल हेल्थ की वजह से उसको निकाला जा रहा है, तब भी ये रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। when service is ended because of the worker is continuously unfit due to health reason, और वो नहीं काम कर पा रहा है, then it is also not retrenchment। ठीक है, अब देखो की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 में और भी चीजें, रिट्रेंचमेंट देख लिया, ले ऑफ देख लिया, लॉकआउट देख लिया। ठीक है, अब सेटलमेंट क्या है। अ सेटलमेंट मींस क्या है, एक अग्रीमेंट होता है रीच्ड ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। ठीक है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग ये इंक्लूड करता है रिटन एग्रीमेंट को डायरेक्टली बिटवीन एम्प्लॉयर और वर्कर आउटसाइड कंसिलिएशन इफ। ठीक है, तो सेटलमेंट कंसिलिएशन ऑफिसर भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से भी आ सकता है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। लेट्स से कि ए और बी दो मेंबर है जिनके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, यानी ट्रेड यूनियन मान लो इसको और ये मैनेजमेंट मान लो, इनके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। ये लोग कंसिलिएटर के पास गए, यानी मीडिएशन के लिए कंसिलिएटर के पास गए कि भैया हमारा ये मुद्दा है, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और ये कंसिलिएशन अवार्ड जो है, ये इन्होंने जो दिया है, इस ऑफिसर ने या इस जज ने, जो कंसिलिएशन ऑफिसर ने जो अवार्ड दिया है, ये दोनों को एक्सेप्ट है, तो ये जो है इसी को बोलेंगे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। अगर एक्सेप्ट नहीं है, एक भी पार्टी नहीं मानती है, तो कंसिलिएशन डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग, क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म है, चाहे वो आर्बिट्रेशन हो चाहे वो कंसिलिएशन हो। ठीक है, तो मीडिएशन है ना ये, तो ये जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है, इसके अवार्ड को जो है हम क्या मानेंगे, सेटलमेंट मानेंगे, और दोनों लोग एग्री कर रहे हैं। ठीक है, अगर यह कंसिलिएशन इट आल्सो इंक्लूड, इसके अलावा इट आल्सो इंक्लूड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर। ठीक है, आउटसाइड कंसिलिएशन, कंसिलिएशन में न जाके अगर ये अपने आप में सहमति बना लेते हैं कि भैया चलो हम तुम अपना मांग रहे थे कि तुम्हारा सैलरी इंक्रीज करने की बात कर रहे थे कि हमारा सैलरी 50% से इंक्रीज कर दो, मैनेजमेंट से कह रहे, तो मैनेजमेंट बोला भाई देखो 50% तुम भी तो समझो, तुम भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का, इसी इन्वायरमेंट का पार्ट हो और देख रहे हो कि इंडस्ट्री कैसी चल रही है, तो 50% वी कैन नॉट अफोर्ड। लेट्स से वी आर इंक्रीजिंग योर सैलरी बाई 20% ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, और एम्प्लॉयज सहमत हो गए कि चलो भाई 20% तो बढ़ाया, तो ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, रिटन एग्रीमेंट है, तब भी ये क्या है, सेटलमेंट है, जरूरी नहीं है कि कंसिलिएशन के लिए जाए। साइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय बोथ ऑफ द पार्टीज, अ कॉपी सेंट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफिसर एंड द कंसिलिएशन ऑफिसर, इसकी कॉपी भेजनी होगी। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, these are the rules, मैंने पहले ही बताया था, रूल्स एंड ऑर्डर्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, और इसको फ्लोर पे रखा जाएगा, जो इंडस्ट्री का फ्लोर है इस पे ये इसको लिखा जाएगा। आप कहीं भी जाते हो बैंक में तो वहां पे लिखा होता है कि यहाँ क्या क्या आपके राइट्स हैं, क्या क्या चीजें मिलेंगी। लाइक क्या है कि भाई ये आपके वर्किंग आवर्स हैं, इससे ज्यादा अगर कोई काम ले रहा है तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आप क्लेम कर सकते हो। लीव की कंडीशन क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या क्या लिए जा सकते हैं, ये सारे के सारे। तो स्टैंडिंग ऑर्डर लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है। ठीक है, स्ट्राइक क्या है, तो स्ट्राइक मींस वर्कर स्टॉपिंग वर्क्स टुगेदर इन एन इंडस्ट्री, साथ में वर्कर्स ने काम बंद कर दिया है। इट आल्सो इंक्लूड कलेक्टिव रिफ्यूजल टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, या
कंसर्टेड कैजुअल लीव टेकन बाय 50% और मोर वर्कर्स ऑन अ गिवन डे। किसी एक दिन में 50% से ज्यादा सारे एम्प्लॉय मिलके कैजुअल लीव ले रहे हैं, तब भी ये स्ट्राइक मानी जाएगी। ठीक है, तो स्ट्राइक और लॉकआउट सिमिलर चीज है। लॉकआउट मैनेजमेंट करता है, इंडस्ट्री करती है, और एम्प्लॉयर करता है, और वहीं पे स्ट्राइक जो है वो कौन करता है, सॉरी स्ट्राइक जो है ये एम्प्लॉयज करते हैं। ट्रेड यूनियन क्या है? अब ट्रेड यूनियन है इज एनी ग्रुप टेम्परेरी या परमानेंट फॉर्म्ड मेनली टू रेगुलेट रिलेशंस, किसके किसके बीच में, वर्कर और एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कर और वर्कर के बीच में, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में। ये जो रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए जो परमानेंट या टेम्परेरी ग्रुप फॉर्म किया गया है, इनके रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए ट्रेड यूनियन कहलाता है। इट में ऑल्सो impose certain restriction on trade या business conduct of the industry, include any federation or two or more trade unions, ये भी ट्रेड यूनियन की कैटेगरी में आते हैं। बट चैप्टर 3 ऑफ द कोड डज नॉट अफेक्ट अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स रिगार्डिंग देयर ओन बिजनेस, ये इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। अग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड हिज एम्प्लॉय रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, अग्रीमेंट मेड फॉर सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस और ट्रेडिंग इन प्रोफेशन ट्रेड या हैंडीक्राफ्ट, ये सारा एम्प्लॉय नहीं करेगा। अब ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट जो है ये क्या होता है, एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन, किस तरह का, आइदर बिटवीन टू और मोर ट्रेड यूनियंस, बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम ट्रेड यूनियन। ट्राइब्यूनल क्या है, रिफर्स टू एन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 44, हमने आगे ही देखा था। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या होती है, इसका डेफिनेशन है, एनी प्रैक्टिस मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल like victimizing workers, fake recruitment, interfering in union activities, ये सारी की सारी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं। इनका डेफिनेशन 2ZO में दिया गया है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, 2ZB में दिया गया, हैज द सेम मीनिंग इन सेक्शन 2I ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। जनरली स्मॉल और इनफॉर्मल जो है इंटरप्राइजेज विद लो वेजेस लैक सोशल सिक्योरिटी, अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब वेजेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एम्प्लॉइज तो हमने देख लिया कि एम्प्लॉइज में सारे आ जा रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय कौन कौन है, सिर्फ अप्रेंटिस नहीं है और आर्म फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। ठीक है, अब वेजेस क्या होते हैं, अच्छा तो वेजेस में आपका जो बेसिक पे है, लेट से हम ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, तो आपका जो 4600 का ग्रेड पे है, अब ग्रेड पे चलता नहीं है, पहले ग्रेड पे होता था लेकिन अभी भी लिख के आता है, 4600 का ग्रेड पे है। तो 4600 का ग्रेड पे है, यानी ये 4600 का ग्रेड पे आपका लेवल 6 में आएगा, और लेवल 6 में हम मान रहे हैं 46,100 रुपए के आसपास का बेसिक पे होता है, 46,100 का बेसिक पे होता है। अब जो है इसके साथ जो है गवर्नमेंट जो है महंगाई भत्ता देती है, डियरनेस अलाउंस देती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेसिक पे। अब जो डीए है ये मान के चल रहे हैं अभी का 50% है, 50% 50% महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो 50% का डीए यानी 46 43 23,050 रुपीज हो गया। ठीक है, अब रिटेनिंग अलाउंस है कि अगर इसको रिटेन करना है इस एम्प्लॉय को, अगर कोई है तो रिटेनिंग अलाउंस रखेंगे या जीरो रख देंगे। रिटेनिंग अलाउंस मतलब कि कंपनी उस एम्प्लॉय को होल्ड करने के लिए कुछ बोनस या कुछ रिटेनिंग अलाउंस देती है, तो हम यहाँ पे जीरो मान ले रहे हैं। तो ये जो पूरी चीजें हैं 0, 5, 1, 9 और 6, ये टोटल जो है वेज है, यानी बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। इसमें क्या क्या नहीं आता है, ठीक है, वेजेस में, तो इसमें स्टेचुटरी बोनस नहीं आता है। बोनस जो होता है ये रेगुलर पे का पार्ट नहीं है। वैल्यू ऑफ हाउसिंग जो एचआरए मिल रहा है, लाइट, वाटर, मेडिकल और कोई एम्यूनिटी सर्विस मिल रही है एक्सक्लूडेड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन या प्रोविडेंट फंड, अकर्ड इंट्रेंस, conveyance allowance, traveling concession, payment of special work related expension, HRA, remuneration for the award settlement या कोड ऑर्डर, ओवर टाइम अलाउंस 8 घंटा से ज्यादा, कमीशन, ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट या एक्स ग्रेशिया ऑन टर्मिनेशन, ये कोई भी चीजें वेजेस में नहीं आता। तो ये चीजें याद रखना, ये 3 चीजें आप वेजेस में ध्यान रखोगे, बाकी चीजें आपको पता होगी कि व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ द वेज। ठीक है, क्या नहीं है वेज। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस
कैप ऑन एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैप ऑन एक्सक्लूजन। तो इफ इट एक्सक्लूडेड आइटम्स टुगेदर exceeded 50% or notified percent of total remuneration, the excess part will be treated as wages। तो यहाँ पे समझना कि ये जो आपका बेसिक पे है और आपका जो है क्या है, डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, और जो आपका रिटेनिंग अलाउंस है, इनका कहने का सिंपल सा मतलब है कि इसके बाद के जो अलाउंसेस हैं, इसके बाद के जो अलाउंसेस हैं, ये जो अलाउंसेस हैं ये 50% से कम होने चाहिए, ठीक है। यानी आपका जो ये वेज है ये 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 50% से कम है और ये वाले पोर्शन ज़्यादा है, 50% से ये वाले पोर्शन ज़्यादा है, तो आपका बेसिक पे जो वेज है वो ये इसका बराबर 50% करके वो वेज समझा जाएगा। यानी वेज जो है आपका 50% एटलीस्ट होना ही चाहिए आपकी टोटल सैलरी का, उससे कम नहीं होना चाहिए। पहले एम्प्लॉयर क्या करते थे, आपका जो वेज है वो 20-30% के रेशियो में रख देते थे। अभी इसी वेज पे उनको अपना कंट्रीब्यूशन ईपीएफ वगैरह में देना पड़ता था, तो कम देना पड़ता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपका वेज है, जो आपका वेज है वो कम से कम टोटल सैलरी का 50% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो जो एक्स्ट्रा जो आप सैलरी दे रहे हो, अलग से एक्स्ट्रा जो बोनसेस वगैरह दे रहे हो या एक्स्ट्रा अलग से पैसा दे रहे हो, ठीक है, कि ट्रेवल अलाउंस दे रहे हैं, ओवर टाइम अलाउंस दे रहे हैं, एचआरए दे रहे हैं, ये सब कुछ बढ़ा बढ़ा के दे रहे हो, तो इसका जो कुछ पार्ट जो 50% से कम है ये यहाँ से दिया जाएगा और उसको 50% मेंटेन किया जाएगा, और उस 50% का आपको सारा का सारा कंट्रीब्यूशन दिखा के देना पड़ेगा। उस 50% को क्या है, वेज समझा जाएगा। excess part will be treated as wages। equal pay competition for gender equality wage payment, ठीक है। तो for this purpose even D conveyance allowance HRA settlement court award overtime will be counted as a part of the wages, ठीक है। पेमेंट इन काइंड, इफ पार्ट ऑफ द वेजेस इज गिवन इन काइंड, यानी कैश में दिया जा रहा है या कुछ और वैल्यूज में दी जा रही है, इट्स वैल्यू अप टू 15% ऑफ द टोटल वेज विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वेज, ठीक है। पेमेंट इन काइंड, इफ पार्ट ऑफ द वेज इज गिवन इन काइंड इट्स वैल्यू, ठीक है, तो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर आप काइंड में दे रहे हो टोटल वेज का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, उस 15% आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वर्कर, वर्कर क्या है, एम्प्लॉय हमने देख लिया कि एम्प्लॉय क्या है। अब वर्कर क्या है, वर्कर मींस एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट हु इज एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री to do any type of work, manual, unskilled, skilled, technical, operational, collegial, supervisory, for hire or reward, whether the job terms are written or employed, ठीक है। It includes working journalist as per the Working Journalism Act, sales promotion employee, any person dismissed, discharged, retrenched, terminated in connection with an industrial dispute whose termination has led to such dispute, ये भी वर्कर में ही आएंगे, ठीक है। तो आपने बताया कि ये तो वर्कर हैं और ये एम्प्लॉयज हैं। अब एम्प्लॉय और वर्कर में डिफरेंस क्या है वो अभी बात करते हैं। पर ये जो वर्कर में नहीं आएगा, एयरफोर्स का कोई, आर्मी का, नेवी का, पुलिस सर्विसेज का एम्प्लॉय और प्रिजन ऑफिसर, ठीक है। प्रिजन ऑफिसर, पर्सन एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इज नॉट एन वर्कर, ठीक है। मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एम्प्लॉय सब हैं, है ना, एम्प्लॉय सब हैं, लेकिन वर्कर जो है वो मैनेजर जो है वो वर्कर नहीं है। मैनेजर क्या है, वर्कर नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो वर्कर नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय सारे हैं, है ना, एम्प्लॉय सारे हैं, लेकिन वर्कर में आपको कुछ वो मिलेगा। सुपरवाइजर जो है जिनकी पेमेंट 18,000 से ज़्यादा है, 18K से ज़्यादा है, ये भी वर्कर की क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, याद रखें ना, ठीक है। तो जो वर्क एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय की कैटेगरी में सारे लोग आएंगे, सब एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एक्सेप्ट अप्रेंटिस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉयज। वर्कर में जो सब नहीं आएंगे, वर्कर में सुपरवाइजर जो है जिसकी पेमेंट 18,000 से ज़्यादा है वो नहीं आएगा, मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेज कर रहा है वो नहीं आएगा, साथ में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोग नहीं आएंगे, पुलिस सर्विसेज के एम्प्लॉय या प्रिजन ऑफिसर्स नहीं आएंगे, ठीक है। मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वाले नहीं आएंगे। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखना। स्पेशल प्रोविजन फॉर चैप्टर 3,
फॉर चैप्टर 3 वर्कर मीन्स ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री, वो वर्कर कहलाएंगे। ऑल्सो इंक्लूड्स वर्कर्स डिफाइंड अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ये भी वर्कर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी डेफिनेशन आज कंप्लीट हुई। ठीक है, एक दिन की क्लास आप और बची हुई है, तो डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां से आपको 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो यू वुड हैव टू सब्सक्राइब दिस प्रोग्राम। ठीक है, बाई पेइंग जस्ट ₹999, पहले ही बता दिया है, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो फॉर टुडे इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।